गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और हरियाणा जीके का एक टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में आधा, इनफैक्ट आधे से ज़्यादा पढ़ा दिया, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस मैंने देख लिया, कुछ खास बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। ये हमारा टॉपिक था जो हमने पढ़ा था, क्या क्रोम लिखने के लिए, कोई नहीं, आज हमने पढ़ा था 57 की क्रांति मैंने कंप्लीट करा दी। इसके बाद हम पढ़ रहे थे हरियाणा में कैसे अलग अलग दौर में आज़ादी की एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। और देखो इसमें पहला था ये टॉपिक, आधुनिक इतिहास का तीसरा टॉपिक है हरियाणा में भारत का स्वाधीनता संग्राम। ये मैंने आपको पढ़ाया था। एक क्विक रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि चीज़ों को रिलेट कर पाए, समझ पाए। पहला था स्वतंत्रता संघर्ष का पहला दौर, 1885 से 1914। क्या हुआ था 1885 में? कांग्रेस बनी थी और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो दो बड़ी घटनाओं के बीच का एक दौर था। इस टाइम तक आपके देश में गांधी जी का आगमन नहीं हुआ था क्योंकि गांधी जी 1915 में आए हैं और कांग्रेस एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही थी जिसमें बहुत सारे बड़े लीडर्स थे। तो ये बता रहे हैं कांग्रेस की स्थापना में क्या क्या हुआ, सब मैंने पढ़ा दिया आपको। पिछले 2 क्लासेस में यही सब पढ़ाया था कि किसने क्या किया, ठीक है, कांग्रेस के नाम पे। फिर एक आर्य समाज 1875 में मुंबई में बना, जिसकी शाखा आपके यहाँ 1880 में रेवाड़ी में पहुंची। वैसे आपके यहाँ ना 1871 में पहले आर्य समाज बनाने से पहले स्वामी दयानंद सरस्वती घूम के जा चुके थे, लेकिन उनको फेमस जो किया वो आर्य समाज की शाखा ने किया। और वो मुंबई में पहली शाखा, हेडक्वार्टर आप मान लीजिए, उसकी पहली ब्रांच आपके यहाँ जो आई हरियाणा में वो रेवाड़ी में आई, जिसके कि सचिव कौन बनाए गए? लाला लाजपत राय जी, जिन्होंने 6 साल बाद 1886 में हिसार में फिर से आर्य समाज की शाखा खोली। ठीक है, तो आर्य समाज कंप्लीट था हमारा। ये पढ़ने से आएंगे तुम्हें सारे। एक बहुत इंपॉर्टेंट, हिसार में जो आर्य समाज को संभाल रहे थे लाला चंदूलाल, मैंने आपको बताया था तायल ब्रदर्स थे 3, एक हरीलाल था, एक चंदूलाल और एक बाल मुकुंद। वो गुप्त नहीं है, गुप्त तो बहुत बड़े पत्रकार हैं जो बहुत सारी चीजें लिखेंगे, वो अलग इंसान है। सनातन धर्म सभा, इस आर्य समाज से कुछ लोगों को लगा कि यार कहीं हिंदू धर्म जो है वो पिछड़ ना जाए। सनातन धर्म, पुराना हिंदू धर्म, वैदिक काल से भी जो प्राचीन मान्यता है कि चला आ रहा है, जिसका कोई पता ही नहीं है कि कब स्टार्ट हुआ। तो सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा एक आंदोलन चला और रूढ़िवादी जो हिंदू धर्म को पुराने टाइम में ब्राह्मणों की चीजों को खींचते आ रहे थे, बेसिकली हिंदू धर्म को, उन सब ने चलाया। तो इसमें कई बड़े बड़े नाम, जिनमें पंडित दीनदयाल शर्मा जी झज्जर जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर इन्होंने देखो उर्दू में अखबार निकाला, अखबारे मथुरा के नाम से, देखो ये रहा मथुरा अखबार उर्दू में। तो ये सब हमने पढ़ लिया। सिख संस्थाओं में हमने पढ़ा, अंबाला में कांग्रेस बनी, सिख सभा, सिंह सभा बनी, इन्होंने भी काम किया है ना। और स्टार्टिंग में जो हरियाणा था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत अंग्रेजों के हिसाब से उसका हिस्सा था, बाद में ये पंजाब का हिस्सा बन गया हरियाणा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हिंदू मुसलमान एकता पर प्रहार था, कुठाराघात था, अलग अलग डिवीजन कर दिए, निर्वाचन क्षेत्र अलग कर दिए। उस टाइम पर एक आदमी ने कहा था, शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से व्यंग्य लिखा था, जिनका नाम था बाल मुकुंद गुप्त। देखो ये रहा, ने शिव शंभू का चिट्ठा, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। होम रूल आंदोलन, पंडित नेकीराम शर्मा जी, बहुत बड़ा नाम, मैंने बहुत रिस्पेक्ट के साथ बताया था कि ये वो आदमी है जिसने स्टार्टिंग में कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मत घुसो, हरियाणा पंजाब के लड़कों मत जाओ, तुम्हें नहीं शामिल होना चाहिए, जबकि गांधी कह रहे थे कि चलो इसमें तुम्हें शामिल होना चाहिए। सर छोटू राम भी कह रहे थे, वो तो बाद में उन दोनों की विचारधाराएं अलग हुई असहयोग के टाइम पर। ठीक है, तो ये होम रूल आंदोलन, तिलक का, एनी बेसेंट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, जो आपके हरियाणा में, खुद तिलक कभी नहीं आए आपके यहाँ, लाला जी की कर्म भूमि है लेकिन तिलक नहीं आए, यहाँ पे काम किया पंडित नेकीराम शर्मा। पूछ लेंगे होम रूल आंदोलन में हरियाणा में किसने काम किया, तो नेकीराम शर्मा। रॉलेट एक्ट और सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट जिसको आप कहते हैं काला कानून, जिसके लिए बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। सत्याग्रह जिसके कारण जो है फिर आपका गांधी जी भी यहाँ आए थे और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था पलवल में, वो सारी कहानी। ठीक है, इसके बाद गांधी जी, पलवल, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। असहयोग आंदोलन भी गांधी जी की कोशिश थी, जिसमें कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया लाला लाजपत राय जी ने, लाला मुरलीधर जी ने, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स ने। ये हमने पूरा पढ़ लिया था सारा। ठीक है, इसके बाद फिर सरकारी अपने यहाँ भारत के स्कूल बने, राष्ट्रीय शिक्षा पे काम हुआ, स्वराज पार्टी जब इनमें आपस में टकराव आया चौरा चौरी के बाद, ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको। छोटू राम जी, सब कंप्लीट है हमारा। नौजवान भारत सभा मैंने आपको बताई थी, इसको बैन कर दिया, सभी ने अवज्ञा
आज्ञा चला था, नमक बनाया था हम लोगों ने, बहुत सारे काम किए थे, चुनाव मैंने पढ़ा दिए थे। तीसरा दौर 37 से 47 यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी, याद करो। फिर यूनियनिस्ट पार्टी के दफ्तर को तब्दील कर दिया था पंजाब वाले को मुस्लिम लीग में। तब सर छोटू राम और जिन्ना की आपस में कहा सुनी हुई, फिर सांप्रदायिक दंगे तक बात पहुंची थी। भारत छोड़ो आंदोलन में कई लोकल लीडर्स थे जिनमें कि बहुत सारे लोगों ने काम किया था। फिर इस तरह से आजाद हिंद फौज हमने पढ़ा था, कितना था वो 2715, याद होगा ना, 2715, जिनमें से 346 हमारे, देखो ये रहा 2715 नवयुवक, 346 हमारे वीरगति को प्राप्त। पहला और दूसरा विश्व युद्ध मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि उन्होंने कहा था भर्ती करवा दो, हमारे जो तगड़े लीडर्स थे उन्होंने मना कर दिया। चुनाव मैंने बता दिया था, चौधरी लहरी सिंह बहुत बड़ा नाम था, ये भी कहा था पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देशी रियासतें और स्वतंत्रता आंदोलन, ये था इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना था। लकाउल्ला खां का लास्ट पॉइंट मैंने पढ़ा दिया था। आपके यहाँ जब भारत आजाद हुआ तो एक प्रांत था ब्रिटिश भारत, जिसपे सीधा ब्रिटिश सरकार का कब्जा था। आजादी के बाद एक प्रांत आपका था जो कि देशी रियासतों का था। आजादी से पहले की लड़ाई में कांग्रेस ने कहा देशी रियासतों को कि भाई देखो, हम तो कांग्रेस हैं, हम तो ब्रिटिश भारत के लिए लड़ रहे हैं, तुम लोग अपनी लड़ाई हमारे साथ मिलकर लड़ो और अपने यहाँ पे ना प्रजामंडल बना लो। प्रजामंडल में एक लीडर होगा और पूरी प्रजा रियासत की उसके साथ, और वो अंग्रेजों के खिलाफ ये जो देशी राजा बैठे हैं, उनके जो पिट्ठू बैठे हैं, इनको हटाने की कोशिश करेंगे। तो उसी के लिए था देशी रियासतों का स्वतंत्रता जो आंदोलन में हिस्सेदारी थी। देशी रियासतें छोटी छोटी थी और इन सब के राजा एक तरह से तलवे चाटते थे अंग्रेजों के, ठीक है। भारतीय कांग्रेस ने देशी रियासतों की जनता को सलाह दी कि यदि वो चाहें, जनता, राजा क्यों चाहेंगे, तो वे अलग से अपने प्रजामंडल, प्रजा मतलब जनता, मंडल बनाकर आंदोलन कर सकते हैं। 27 में देशी रियासतों की जनता को एक सूत्र में बांधने के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। दो जाना रियासत, अब 2-3 रियासतें बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सुन लो क्योंकि एक आधी बात पूछी जाएगी। दो जाना रियासत 24 गांव की रियासत थी। 1805 में ये रियासत, यहाँ एक राजा हुआ करता था। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध, यानी अंग्रेज मराठों के साथ लड़े, और शायद आप जानते हो आपका हरियाणा पहले मराठों के पास था। मराठों से ही संधि करके अंग्रेजों ने हरियाणा अपने हिस्से में लिया। सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी 1803 में, जिसके बाद हरियाणा लिखित में अंग्रेजों के पास चला गया मराठों से। मराठे महाराष्ट्र के, कहाँ हरियाणा, कहाँ अंग्रेज, और फिर लिखित पढ़त में कह दिया ये हिस्सा अंग्रेजों का। हमने फिर भी बगावत की कि हम कैसे अंग्रेजों के अंडर रहेंगे। 1809-10 पकड़ते पकड़ते पूरे हरियाणा पर अंग्रेजी कब्जा था। उन्होंने हमें किस में मिलाया, उत्तर प्रदेश, जो उस टाइम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। बाद में इस क्रांति के बाद की बातें, 57 के बाद फिर हम पंजाब का हिस्सा, ठीक है। तो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, अंग्रेजों का मराठों का। पटौदी रियासत की स्थापना हुई थी। इसी के बाद तो ये सुरजी अर्जन संधि के आसपास की घटनाएं हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सेदारी थी हमारी 42 के बाद। पटौदी रियासत यानी जो आज गुड़गांव का हिस्सा है, कि जनता ने गौरी शंकर वैद्य, ये आदमी का नाम है गौरी शंकर वैद्य, इसको नेता बना लिया। पटौदी रियासत ने कहा भाई ये हमारा लीडर है, ये हमें आजादी दिलाएगा। ये रियासत के प्रजामंडल है, ठीक है। तो 42 के बाद पटौदी रियासत की जनता ने गौरी शंकर वैद्य के नेतृत्व में प्रजामंडल की स्थापना कर यहाँ के तत्कालीन नवाब, नवाब किसका चाटुकार होगा, अंग्रेजों का, जनता उसके खिलाफ खड़ी हुई, तो नवाब मोहम्मद इफ्तिकार अली खान के विरुद्ध बगावत कर दी। समझ रहे हो, जो देसी रियासतें थी ना, ये सब अब वो डरपोक राजा थे जिनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजी सियासत के खिलाफ ये बोल पाए। तो ये डरपोक दब्बू राजा प्रजा को दुखी करते, टैक्स वसूलते और एक सामंत की तरह ये काम करते और अंग्रेजों को पैसा दे देते। तो अब जो इनकी सरकार ये थे ना, जनता, इन्होंने कहा यार कांग्रेस देश की आजादी के लिए लड़ रही है, तुम लड़ते क्यों नहीं हो, और तुम नहीं लड़ते तो हम तुम्हारे खिलाफ बगावत करेंगे। तो इसीलिए जो ये पटौदी रियासत के लोग थे, अली खान, इफ्तिकार अली खान, इसके विरुद्ध जनता ने वहां की ने बगावत कर दी। 1946 अब पूरे में बगावत होगी। क्यारम में पटौदी के नवाब ने वैद्य गौरी शंकर को कारागार में, उसने पकड़ा कि अच्छा ये तुम्हें सिखाता है मेरे खिलाफ, राजा के खिलाफ जाना, उसको जेल में डाल दिया। वैद्य गौरी शंकर की गिरफ्तारी के बाद गुड़गांव के कांग्रेसी नेता, अब जब वैद्य पकड़ा गया, जो ये एक तरह से क्रांतिकारी लीडर था, इसको पकड़ लिया, तो कांग्रेस ने कहा यार ऐसे तो फिर देसी रियासतों को दबा देंगे सब लोग मिलके, यहाँ के नवाब, अब मैं इसको लीड करूंगा। यानी कांग्रेस ने पहले कहा लोगों को कि देखो भाई हम नहीं आते तुम और राजा के अंडर, अपने खुद के प्रजामंडल बनाओ, क्रांति करो, कोशिश करो आजादी की इन घटिया अंग्रेजों के चाटुकारों से। उन्होंने क्रांति की कोशिश की, राजा ने पकड़ के जेल में डाल दिया। अब कांग्रेस का लीडर आया कि यार तुम तो सिर पे ही चढ़ गए, एक तो तुम बोल नहीं सकते, तुम उनके पिट्ठू बने घूमते हो और तुम हमें परेशान करते हो। तो अब वो मैदान में आ गए। कांग्रेसी नेता गजराज सिंह ने आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया। कब? जब वैद्य शंकर, जो उनका लोकल लीडर था, उसको पकड़ लिया। स्वतंत्रता के बाद पटौदी रियासत का विलय गुड़गांव में कर दिया। आज पटौदी रियासत किसकी है? गुड़गांव की।
लोहारू रियासत, लोहारू हिसार जिले में, तब भिवानी तो था नहीं, आज तो लोहारू भिवानी का हिस्सा है, तब हिसार रियासत, छोटी सी रियासत थी लोहारू। 1935 में लोहारू रियासत के लोगों ने वहां के नवाब, इन सब के नवाब थे देशी राजा मिर्जा अमीनुद्दीन अहमद के कुशासन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया कि भाई ये राजा घटिया है। अगस्त 1935 को लोहारू के नवाब ने सिहानी नामक गांव में एक शांतिपूर्ण भीड़ पर, अब नवाब क्या करे, वो सोच रहा है मैं नवाब हूं, मेरे खिलाफ कैसे, तो गोलियां चलवा दी, भाई देसी राजा तो था ही, गोलियां चलवा दी। 22 आदमी मारे गए। सूबेदार दिलसुख ठाकुर, भगवंत सिंह चौधरी, मोहर सिंह, नथुराम चौधरी, गंगा सहाय, बूजाराम चौधरी, चंदगी राम, शंकर लाल, पंडित सत्यव्रत, ये छोटे लोकल लेवल के लीडर्स ने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी कर्मानंद और स्वामी सच्चिदानंद से मिलकर लोहारू में भी प्रजामंडल की स्थापना की। यानी जैसे पटौदी में लोगों ने कोशिश की, ऐसे लोहारू में भी कोशिश की। तो कुछ लीडर्स ने मिलके और यहाँ भी प्रजामंडल किया, यार हमारी मर्जी से चलेगा, ये राजा है कौन नवाब। स्वतंत्रता के बाद लोहारू रियासत का विलय हिसार जिले में कर दिया, जैसे पटौदी का गुड़गांव में, ऐसे इसका हिसार में, क्योंकि भिवानी तो लेट बना है 1972 में। जींद रियासत, याद करो 57 की क्रांति में जींद अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, जींद रियासत थी ना, उसी की बात कर रहे हैं। जींद रियासत में प्रजामंडल की नींव रखने वालों में हंसराज रहबर, पंडित देवी दयाल, बनारसी दास गुप्त, बहुत बड़ा नाम, राजेंद्र कुमार जैन का सराहनीय, ये लोकल लेवल के लीडर्स है। जींद रियासत में गठित प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री बनारसी दास थे। 1940 में दादरी नामक स्थान पर पहली जनसभा का आयोजन डॉक्टर सत्यपाल की अध्यक्षता में हुआ। इस सभा के विशेष अतिथि पंडित नेकीराम शर्मा, ये वही पंडित नेकीराम शर्मा जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, जिन्होंने 16 में ये जो थे ना लाल बालपाल, इनके साथ काम किया था। पटियाला रियासत, ये भी तो गद्दार थे पुराने टाइम में, तो लोग इनसे चिढ़ते थे। आधुनिक महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल क्षेत्र पटियाला के अंतर्गत था। देखो कल मैंने परसों क्रांति पढ़ाई तो बताया था 57 की क्रांति के बाद नाभा, पटियाला और जींद रियासत को हरियाणा के हिस्से दिए गिफ्ट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, तो गद्दारों को कुछ तो फायदा देगी ना अंग्रेज सरकार। तो ये फायदा देखो कहाँ के हैं और कहाँ की प्रॉपर्टी। महेंद्रगढ़, आज जो महेंद्रगढ़ है वो पटियाला का हिस्सा बना दिया। कहाँ महेंद्रगढ़, कहाँ पटियाला। 1945 में पटियाला रियासत की जनता में प्रजामंडल बनाकर महाराजा का ध्यान जनता की कठिनाइयों की ओर आकृष्ट किया। प्रजामंडल बन गए, अब राजा को चिंता हुई कि भैया प्रजामंडल तो फिर ये कल को आजादी की बात करेंगे। रामकिशोर, ये छोटे छोटे लीडर्स हैं, बस आइडिया याद नहीं करने। रामकिशोर, माता दीन, अयोध्या प्रसाद, कमला देवी, बनवारी लाल, राव माधो सिंह राव, ईश्वर सिंह आजाद, चौधरी दुली चंद, ये इंपॉर्टेंट है, राम शरण चंद मित्तल, श्री राम कौशिक, ये पटियाला रियासत के प्रमुख नेता। तो लोहारू हमने देखा, पटौदी देखा, अब हमने देखा पटियाला। ठीक है। नाभा रियासत, ये भी नाम पढ़े थे ना, 57 के गद्दारों में इनके बड़े नाम थे। नाभा रियासत, आधुनिक महेंद्रगढ़, सोचो कहाँ नाभा कहाँ महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले का अधिकांश भाग बावल, आज तो कोसली में है, कनीना, अटेली, उन दिनों नाभा के राजा प्रताप सिंह की रियासत। तो सोचो जरा, कहाँ नाभा पंजाब में, कहाँ आपकी ये दक्षिण हरियाणा का हिस्सा, ये उनको क्यों मिले हैं समझ जाओ 57 की क्रांति में, क्योंकि उन्होंने इंडियंस के विरुद्ध काम किया और अंग्रेजों का साथ दिया, इसीलिए देखो कहाँ कहाँ तक उनका फैलाव है। महेंद्रगढ़ में भी प्रजामंडल बना। अब प्रजा एक्टिव हो गई कि यार हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे रियासतों की। प्रजामंडल की स्थापना कर आंदोलन करने वाले नेताओं में कोटी के मास्टर श्याम मनोहर, याद मत करना सिर्फ सुन लो, रामेश्वर दयाल, माता दीन भगत, रामेश्वर सिंह, राव ईश्वर सिंह आजाद, ये लोकल लीडर्स। इन्होंने कहा भैया ऐसे कैसे चलेगा, नाभा के अंडर, पटियाला के अंडर या अपना जींद के अंडर लोहारू है, पटौदी है, सबकी जनता ने कहा हम तो प्रजामंडल बनाएंगे और भारत की तरह आजादी लेंगे। 1946 के मध्य में प्रताप सिंह ने प्रजामंडल के आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के विरोध में जनता ने, देखो लोगों ने क्या किया, नाभा वाले बावल छोड़ो, कि तुम यहाँ के थोड़ी हो, तुम बावल में क्यों पड़े हो, बावल की रियासत तुम्हारी नहीं है, तुम्हें तो ये गद्दारी के कारण मिली थी, तो नाभा वाले बावल छोड़ो, ये आंदोलन शुरू किया यहाँ की जनता ने। हरियाणा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, मैंने आपको 1857 की क्रांति वाले दिन पढ़ा दिया था, ये सब पढ़ाया हुआ है, पिछली आपकी वीडियो देखो, ये सारे नाम, नूर समद खा, हुकुमचंद जैन, नेकीराम शर्मा, बनारसी दास, ये सब पढ़ाया हुआ है, देवी लाल, पूरा डिटेल से पढ़ाया था, सर छोटू राम, है ना, रहबरे, मुरलीधर जी, पंडित श्री राम शर्मा, ये सुचेता कृपलानी, फतेह सिंह, आर्य समाज, ये सब पढ़ा दिया था, ये यहाँ तक पढ़ा दिया था, अब ये रह गया था। तो टॉपिक कंप्लीट होने पे आ गया। अब हरियाणा की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम, आपको सब कुछ समझ में आएगा।
324 से 232 ईसा पूर्व में मौर्य वंश था। मौर्य मतलब कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो अशोक के स्तंभ में तो मिले ना, टोपरा अंबाला में अशोक का तो स्तंभ था आपके यहाँ। इसका मतलब आप पहले मौर्यों के अधीन भी थे एक टाइम पर। नेक्स्ट 580 ईस्वी में, अब 606 में तो आप अच्छी तरह जानते हैं हर्षवर्धन, तो उसके पिताजी प्रभाकर वर्धन, उसका भाई राज्यवर्धन, उसकी सिस्टर राज्यश्री। तो ये प्रभाकर वर्धन जो था ना, ये राजा बना था 580 में, और इसके महज 26 साल बाद इसका छोटा बेटा राजा बना था। 605 में हर्षवर्धन, 606 है ये, हर्षवर्धन का भाई बना था 605 में। फिर 1 साल के अंदर उसका मर्डर कर दिया था जब वो गया था ना अपनी सिस्टर के हिस्से को बचाने के लिए, क्योंकि उसके जीजा जी का मर्डर कर दिया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ी तो जान लो कि 605 में हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन राजा बना, और थानेसर इनकी राजधानी थी। 606 में यानी 7वीं शताब्दी, शताब्दी हमेशा एक आगे बोली जाती है। जैसे अब 2021 चल रहा है ना, तो हम क्या कहते हैं 21वीं शताब्दी के, चल तो 2000 रहा है लेकिन 21 बोलते हैं। ऐसे ही ये 7वीं शताब्दी में राजा बना 606 में, ये 1 साल बाद। इसमें इसका बड़ा भाई था वो बना था। 634-35 में हर्ष और एक साउथ की तरफ था चालुक्य नरेश पुलकेशियन सेकंड, उसके बीच लड़ाई हुई थी नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें पुलकेशियन जीता था, हर्षवर्धन हारा। इसलिए हर्ष ने अपने आप नहीं बताया, ये हमें साउथ से पता चलता है। तो 634-35 में हर्ष और चालुक्य नरेश पुलकेशियन के बीच युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, इंपॉर्टेंट है ये। 805 में प्रतिहार नरेश था नागभट्ट, इसने हरियाणा पर अधिकार। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये वंश थे। जब आप पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा एंशिएंट इंडिया जब खत्म होता है और मेडिएवल जब शुरू होता है, उसके बीच की कहानी है ये। 1009 महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, फिर लगातार आक्रमण करता गया, क्योंकि सिर्फ एक टारगेट बना के आया था, धन लूटना। यहाँ से बहुत धन लूटा। तो महमूद गजनी, पेपर में भी आया हुआ था ये, इस टाइम पे कौन दिल्ली वो संभाल रहा था? तोमर वंश। ठीक है, ये मैप वही है जो आपको नाम पता है। इस मैप में एक लिखा है चौधरी देवीलाल जी, मैंने आपको अच्छी तरह बताया हुआ है, छोटा सा लिखा है, आपको शायद दिखाई ना दे, आपके पीडीएफ में पता चल जाएगा। मैं बता देती हूँ, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। देवीलाल जी जब ये स्टूडेंट लाइफ में थे 1930 में, इन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ के और अपना आंदोलन, देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में एक एक्टिव लीडर के रूप में ये जाने गए, और बहुत सारे लड़के इनकी बात मानते थे क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। फाइनली भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद ये पंजाब, तब तो हरियाणा पंजाब था, कि एक बड़े लीडर के रूप में 1952 में कांग्रेस के बड़े लीडर बने, और 1962 में कांग्रेस से इनकी विचारधारा अलग हो गई और ये अपोजिशन के अच्छे लीडर बने। ये देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी, उप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हरियाणा से। ये लगा लीजिए 1989 और 1991 तक का टाइम पीरियड इनका पीएम की, डिप्टी पीएम की कुर्सी पर था। ये किंग मेकर के रोल में थे, वही बातें यहाँ लिखी हैं। ठीक है, वैद्य लेखराम, इन्होंने बम बनाया था रोहतक में, बम बना के, और दिल्ली के जो ये थे ना वायसराय, इनको उड़ाने की कोशिश की थी वैद्य लेखराम ने। ठीक है, लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने के लिए। भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा, ये आपके फर्स्ट सीएम है। सीएम का टॉपिक अगर आपने डिटेल से किया तो आपको सब कुछ पता होगा कि ये कहाँ के थे, कब से कब तक इनका कार्यकाल था। सर छोटू राम लिखा है अगला नाम। छोटू राम जी को हम कई दिनों से लगातार सुन रहे हैं नाम, बहुत बड़ा योगदान भाखड़ा नांगल का पानी हरियाणा तक लाने में। और छोटू राम जी वो हैं जिन्होंने अनाज की बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड बनवा दिया, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया, इसलिए किसानों के मसीहा रहबर कहलाते हैं। मतलब किसानों के ऊपर, मतलब जिनके मन में बहुत काइंड फीलिंग्स हो, ऐसे वाले लीडर। सर की उपाधि दी गई, बहुत ही जेंटल इंसान थे, हाइट छोटी थी इसलिए, और कुछ घर में भी सबसे छोटे थे तो नाम पड़ गया छोटू राम। वैसे राम रिचपाल इनका असली नाम था। ठीक है, तो वही बताया गया है। लाला सुल्तान सिंह कुछ नहीं, आंदोलनों में भाग लेने वाले एक लोकल लेवल के लीडर थे। दौलत राम, ये भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने, सत्याग्रह में गांधी जी के, लोकल लेवल पर। ठीक है, अब आती है हमारी हिस्ट्री की कुछ बड़ी घटनाएं, तिथि और घटना। 1191, आप अच्छी तरह जानते हैं 1191-92 तराइन के युद्ध है, पहला और दूसरा। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता और गौरी हारा। गलती कर गया पृथ्वीराज चौहान, एक बड़ा राजपूत, बहुत बड़ा ताकतवर लड़का, समझदार था, लेकिन कहीं कहीं काइंड हार्टेड होना नुकसान पैदा कर देता है, और रहम जो कर दिया इन्होंने वो इनकी गलती साबित हुई, क्योंकि जिस पे रहम किया उसको शर्म नहीं आई, और 1 साल बाद वो दोबारा से एक बड़ी सेना लेके वापस से चढ़ाई करके, और इस बार उसने नहीं छोड़ा, उसने रहमदिली नहीं दिखाई, और इसलिए इंडिया की हिस्ट्री में मध्यकाल पूरे का पूरा इस्लाम धर्म बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा। धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गलती, अगर हिस्ट्री ऐसी ना होती, लेकिन अगर है तो फिर वो बात नहीं बनती ना। 1191 तराइन तरावड़ी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, और हार के मोहम्मद गौरी ने मुंह तो लटका लिया, लेकिन अपने मन में एक
बेइज्जती फील की कि भाई ये इस हार का मैं बदला लूंगा। और उसने कभी ये थैंकफुल होके नहीं सोचा कि मेरी जान बख्श दी। वैसे तो युद्धों की एक तासीर रही है कि जो जीतता है वो जो हार जाता है उसकी गर्दन काट देता है। ज्यादातर युद्धों में ऐसा ही करते हैं ताकि अगली बार वो सोच ही ना पाए, वो कम से कम खत्म हो जाए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान काइंड हार्टेड थे, इन्होंने छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, राजा है, ऐसी गलती हो सकती है। लेकिन वो नहीं शर्मा, और अगले साल 1192 तरावड़ी तराइन के दूसरे युद्ध में दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के हाथों पराजय। और अब पराजय पराजय नहीं, अब खात्मा भी, जिंदगी खत्म। 1194 मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर आक्रमण किया। गौरी थोड़ी रुकेगा, गौरी तो लगातार आएगा। अगर उसी साल मार दिया जाता तो शायद ये कहानी ऐसी ना होती, लेकिन शायद की जगह नहीं होती। रोहतक पर आक्रमण किया और वहां के मंदिरों को तोड़ा। तो देखो हिस्ट्री कैसे मोड़ ले रही है। 1266 से 87 के बीच में बलबन, जो एक बहुत कट्टर आदमी था, कट्टर मुसलमान था, उसने हरियाणा दिल्ली पर राज किया। हरियाणा पर बलबन का अधिकार, बलबन को मेवातियों ने बहुत दुखी किया, लेकिन फिर इसने मेवात के जंगल कटवा दिए। और उनको कहते हैं इतना मतलब ऐसा आदमी था ये कि इरिटेशन में जो ये मेवात के लोग थे ना, इनकी गर्दन कटवाई थी। जो मारे गए उन सबकी गर्दनों को इकट्ठा करके मीनार, मतलब गर्दन 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 इकट्ठी करके पूरी मीनार बना दी। और फिर वहां बैठ के इसकी सेना ने शराब पी थी। मतलब एक सेंस ऑफ ये प्राउड कि भैया हमने, प्राउड तो क्या है, घमंड है ये तो, कि देखो अगर ऐसा किया तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये है वो बलबन। ठीक है। 1290 में खिलजी वंश का आगमन हुआ, क्योंकि दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में गखा तस्लम, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल। पेपर में आया भी हुआ था इसके ऊपर एक क्वेश्चन। ठीक है। अब कल परसों वाले एग्जाम में जो ये अपना हुआ है ग्राम सचिव का। तो 1290 खिलजी वंश। 1398 में तैमूर ने हरियाणा पर आक्रमण किया। ये वही तैमूर है जिसका एक पैर भी खराब है। ये राजस्थान से पंजाब, हरियाणा, ये हरियाणा क्रॉस करते करते दिल्ली पहुंचा। कत्लेआम किया इसने, खूब लूटा, पूरा दिल्ली इसने लूटा। ये उत्तराखंड तक गया, फिर वापस लौटा। तैमूर 1398 में, बहुत भयानक आक्रमण था ये। 1478 से 1583 सीही फरीदाबाद में सूरदास का जन्म हुआ, जो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, पर कृष्ण की ऐसी भक्ति इन्होंने करके दिखाई, ऐसे रूप का वर्णन किया, ऐसा लगता है कि कोई सामने देख के भी उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाया, जो इन्होंने मन की आंखों से कृष्ण को देखा। तो सीही गांव फरीदाबाद में किसका जन्म हुआ? सूरदास का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ये अकबर के समकालीन थे, क्योंकि अकबर 1605 तक राज करेगा और 1556 में अकबर राजपाट संभालेगा और फिर लंबा। तो 1556 में ही लगा लो कि ये कामकाज करने के, मतलब बढ़िया, जिसको कहते हैं कि हाँ एक समझदार सा आदमी बने होंगे, वो तो अकबर के समकालीन है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का, और कह लो दिल्ली सल्तनत का इकलौता राजा जो लड़ते हुए मारा गया। नहीं तो कोई गले की बीमारी से, कोई लकड़ियों के महल के नीचे दबकर वो गिर गया तो रात में, और किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई घोड़े से गिरकर, एक भी लड़ते लड़ते नहीं मरा, जबकि राजा की पहचान ही लड़के मरना होती है। तो ये पहला है जो लड़के मरा दिल्ली सल्तनत में 1526 में, इब्राहिम लोदी। किसने इसको हराया? बाबर ने, और ये मारा गया। ठीक है। 30 सितंबर 1830 हरियाणा पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, 1803 है ये, 1830 नहीं 1803। ये डिजिट टाइपिस्ट ने उल्टे कर दिए, 03 था ये, 03। 1803 हरियाणा पर अंग्रेजों ने अधिकार किया और सुरजी अर्जन या सुजी अंजन भी लिखा है, सुरजी अंजन भी लिखा है। ये एक गांव था जहां अंग्रेजों और मराठों के बीच में संधि हुई और सिंधिया के साइन लिए अंग्रेजों ने कि अब के बाद जो तू हरियाणा तेरा इलाका है ये हमारा होगा। और इस तरह से हरियाणा किसके हिस्से में चला गया? अंग्रेजों के में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1803 में सितंबर के एंड में अंग्रेजों और मराठों के बीच सुरजी अंजन गांव की संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1833 में हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी, यानी आज का यूपी, अंग्रेजों का उत्तरी पश्चिमी, हमारा यूपी आज का, हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया। तो 1803 में तो हम लेन देन में, कागजों में, कि हरियाणा, किसी को हरियाणा से पूछने की जरूरत ही नहीं, मराठों को कह दिया साइन करो, अब के बाद ये हरियाणा हमारा। 1833 में क्या किया? हमें उठा के किसके साथ मिला दिया? ये यूपी का हिस्सा, उत्तर पश्चिम प्रांत अंग्रेजों का। 1886 में अंबाला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा राय बहादुर लाला मुरलीधर जी ने शुरू की, क्योंकि वो 72 लोगों में प्रेजेंट थे 1885 के 28 दिसंबर में। ठीक है। तो अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा, बहुत इंपॉर्टेंट। 1892 लाला लाजपत राय ने हिसार से लाहौर हेतु प्रस्थान किया। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिनका जन्म तो हुआ है पंजाब में, लेकिन जिनके पिताजी क्योंकि एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं, पहले रेवाड़ी में, रोहतक में, हिसार में, तो इसलिए वो भी पिताजी के साथ साथ घूमते गए। लॉ पढ़ने गए थे लाहौर यूनिवर्सिटी, फिर वापस आके वकालत की थी पेशे से। ठीक है। तो ये 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना। तो पहले आप अंग्रेजों के उत्तर पश्चिमी प्रांत
के हिस्से बने, फिर आपको उठा गया किसके हाथ, पंजाब। 1966 में हरियाणा अलग हुआ, इसका हिस्सा बना। 1949 में सच्चर फॉर्मूला, आप जानते हैं भीमसेन सच्चर ने फॉर्मूला दिया था 2 क्षेत्रों का, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र, जो कि फायदेमंद नहीं था, फिर भी लागू हुआ। ये 1 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला। सच्चर दूसरे सीएम थे भार्गव के बाद पंजाब के, पंजाब तब हम भी पंजाबी थे। 1 नवंबर 66 हरियाणा राज्य का उदय हुआ, चंडीगढ़ यूटी बन गया। चंडीगढ़ कहाँ है, पंजाब में। यूटी क्यों बनाया, क्योंकि हम लड़ते कि ये हिस्सा हमें चाहिए, पंजाब कहता मैं दूंगा नहीं, इसलिए कह दिया 13-13 दोनों का साझे का ये यूटी है कहाँ पे स्थित, पंजाब के अंदर। किसी भी राज्य की राजधानी उसके अंदर ही होती है, तो आप पहले पूरा पंजाब था, उसमें से काट के हरियाणा अलग कर दिया, तो राजधानी तो तब भी पंजाब में ही थी ना, आज भी पंजाब में ही है, ठीक है। यूटी बनाया। बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम बने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जल्दी से पढ़ते हैं, सब आपको आता है, मैंने सब पढ़ा दिया, ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए मैंने लास्ट में लिखा था, ताकि बच्चा जो है वो रिवाइज कर ले पूरे चैप्टर को। चैप्टर टफ है, अगर आप सोचेंगे सिर्फ सुन के आएगा, नहीं आएगा, बैठ के पढ़ना पड़ेगा। रियासतें कौन कौन सी, किस किस में शामिल हुई, कौन किस टाइम पे एक्टिव था, कौन सा बड़ा लीडर, सब याद करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, ये सब तुम्हें आता है। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि 75 में आर्य समाज बने रहे, वो आपके यहाँ आएंगे और गौशाला बनाएंगे। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी के मध्य गौशाला खोली। तो पूछेंगे पहले गौशाला बनी या पहले रेवाड़ी में दयानंद सरस्वती जी की ब्रांच बनी, तो आप कहोगे पहले गौशाला फिर आर्य समाज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले गौशाला। 10 अप्रैल 1875 को स्थापित आर्य समाज, ये कहाँ, मुंबई में। कि रेवाड़ी में शाखा 1880, तो पहले 5 साल पहले मुंबई में, फिर वो यहाँ आए, गौशाला। भैया वैदिक समाज की बातें करते हैं, और आप जानते हैं वेदों में गाय को अघन्या कहा गया, न वध करने योग्य, गाय हमारी माता है, तो इसलिए पहले गौशाला फिर आर्य समाज की शाखा। गौशाला पहले खोल के 80 में आर्य समाज। कट्टर हिंदुओं ने, अब उनको लगा अरे भैया ये तो आर्य समाज ही सारा कुछ अपने हिसाब से करेंगे तो हिंदू धर्म खत्म कर देंगे, तो उन्होंने कहा हम भी सनातन धर्म सभा बनाएंगे, ठीक है, तो झज्जर में। कट्टर हिंदुओं ने और विरोध स्वरूप झज्जर में 1886 में सनातन धर्म की शाखा, कि भाई कहीं आर्य समाज इसको खत्म ना कर दे हिंदू धर्म को, तो इसलिए, क्योंकि आर्य समाज ही ना थोड़े से उस तरह के होते हैं, जैसे जो कट्टर हिंदू हैं उनकी रूढ़िवादिता होती है, आर्य समाजी रूढ़िवादी नहीं होते, इसलिए उन्होंने कहा भैया हमें अपना काम करना पड़ेगा वरना हम खत्म हो जाएंगे। हरियाणा के अन्य जिलों में आर्य समाज की शाखा खुली, जगह जगह बनी, जैसे कांग्रेस की बनी थी। सनातन धर्म के प्रचारक थे दीनदयाल शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा, ये सनातन धर्म का प्रचार, पंडित दीनदयाल शर्मा कट्टर हिंदूवादी धर्म को भी चला के साथ ले जाएंगे, यानी आर्य समाज भी काम कर रहा है, सनातन धर्म हिंदू वाली शाखा भी काम कर रही है, और आपका कांग्रेस भी काम कर रही है, ठीक है। ये झज्जर में। सबसे पहले दयानंद सरस्वती हरियाणा में अंबाला आए थे, लेकिन उस टाइम वो गुमनाम टाइप में आए थे, मतलब आए और चले गए। अंबाला में आपकी कांग्रेस की पहली शाखा खुली थी 1886 में, ये उससे बहुत पुरानी बात है। 1871 में वो अंबाला आए, लेकिन वो उस टाइम पे जानता नहीं था कोई, वो तो ज्यादा फेमस तब हुए जब आर्य समाज बना 1875 में, फिर उसकी शाखा के लिए वो 1880 में दोबारा से आए थे। लेकिन 71 में अगर पूछे कब आए और पहले, सबसे पहले, तो आपको 71 टिक करना पड़ेगा। रेवाड़ी पे 9 साल बाद शाखा खुली है, ठीक है। तो हरियाणा में अंबाला 1871 में आए। रेवाड़ी के प्रसिद्ध आर्य समाजी राव युधिष्ठिर थे, रेवाड़ी में तो राव होते ही हैं, तो राव युधिष्ठिर कोई आर्य समाजी बड़े लीडर थे लोकल। ये रेवाड़ी में पहले गौशाला खोलेंगे, फिर आर्य समाज की शाखा खोलेंगे 1880 में, जबकि मेन आर्य समाज 1875 बंबई में बन गया। उससे पहले 1871 में भी ये अंबाला आए थे, ठीक है। अंबाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम सुधार संगठन, क्या मुसलमानों ने भी कुछ किया? हम देख रहे थे बहुत सारे हमारे लोकल लीडर अखबार निकाल रहे थे उर्दू में, तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे थे एक टाइम पर। हरियाणा में पहला मुस्लिम संगठन अंजुमन शहर था, 1976 को काट देना, गलत छपा हुआ ये। नेशनल मॉमडन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में अमीर अली ने की, इसकी शाखाएं 86 में अंबाला और हिसार में खोली गई। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक आइडिया दिया कि मुसलमान भी अपने लिए काम कर रहे थे। 1880 में सिखों ने सिख सभा की स्थापना की। जब 75 में अगर आर्य समाज बनेगा, आर्य समाज की शाखा बनेगी, तो सिख भी काम करेंगे, फिर 86 में सनातन धर्म भी काम करेगा, तो सब एक्टिव हो गए ये उस क्रांति के बाद, ठीक है। तो सिखों ने सिख सभा। 85 में जब कांग्रेस का पहला सम्मेलन बंबई में हुआ, तो 72 प्रतिनिधियों में से पंजाब हरियाणा प्रांत की तरफ से इकलौते लाला मुरलीधर शामिल हुए। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं, जो 1000 बार आप सुन चुके हैं, आपको पता है ये बात। इन्होंने ही फिर पहली शाखा अंबाला में खोली थी। ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, ये काट देना, ये यहाँ मेंशन नहीं करना था, ये एनी बेसेंट वाला पॉइंट है, ये पिछले चैप्टर में आएगा जो आगे पढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन 1907 के समय, जब आपके देश में था ना कि स्वदेशी
बहिष्कार चला था 1906 में 5 में, जिसमें कि आपको अपने देश की चीजें यूज करनी थी, विदेशी कपड़ों की, सामानों की होली जलानी थी उस टाइम। 1907 तक हरियाणा के कई जिलों में कांग्रेस की शाखाएं स्थापित हो गई थी। पहली शाखा 1886 में अंबाला, फिर लगातार बनती गई। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के दौरान लाला लाजपत राय की लोकप्रियता बढ़ गई। 1907 में उन्हें भारत से निकाल के बर्मा मांडले भेज दिया, याद होगा ना, एबिटसन ने। फिर जन दबाव के चलते मई में भेजा, नवंबर में वापस बुलाने पड़े थे। ये वही पॉइंट है। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो मैंने बताया था, शिव शंभू के चिट्ठे, हिंदू मुसलमानों की एकता पे प्रहार किया था तो बाल मुकुंद गुप्त ने। इस सुधार कमेटी ने केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों के रूप में हिसार के जवाहरलाल भार्गव, ये चुने गए थे, एक हिंदू एक मुसलमान, और करनाल के मौलवी अब्दुल गनी शामिल हो गए। इसके विरोध में बाल मुकुंद गुप्त ने रेवाड़ी से शिव शंभू के चिट्ठे नामक लेख लिखा। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू मुसलमानों के क्षेत्र अलग कर दिए, हिंदुओं से भी एक आदमी ले लिया मुसलमान। अब हिंदुओं के मन में आ गया हम अलग हैं, मुसलमानों के में हम अलग। तो इन्होंने मजाक में लिखा था बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे। किस पे कुठाराघात था ये, किस पे पेन से इन्होंने एक तरह से आघात पहुंचाया था, मार्ले मिंटो सुधार को, बाल मुकुंद गुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट ये। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान हरियाणा क्या था, किसने कहा था कि शामिल हो जा, सबने कहा। पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा गलत कर रहे हो, मत शामिल हो, ये फायदा नहीं देगा। देश में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग 1916 की स्थापना की। तिलक कभी आपके यहाँ नहीं है, नेकीराम शर्मा जी उनके विचार लाए। हरियाणा की शाखा के अध्यक्ष नेकीराम शर्मा थे, वे आसफ अली के साथ गिरफ्तार हुए, अरुणा आसफ अली के साथ वो गिरफ्तार हुए। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो मैंने डिटेल में आपको समझाया था, उसमें हरियाणा क्या कर रहा था देखते हैं। आर्य समाज के लोकप्रिय नेता स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट का घोर निंदा की और महात्मा गांधी को पंजाब आने का निमंत्रण दिया, परंतु 10 अप्रैल, पलवल में पकड़ लिए थे ना, 10 अप्रैल 19 को जब वो पलवल से गिरफ्तार कर लिए गए, 13 अप्रैल जब जलियांवाला 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके विरोध में लाला मुरलीधर ने सर और राय बहादुर उपाधियां ये त्याग दी। ये इंपॉर्टेंट है, लाला मुरलीधर ने, जब ये अप्रैल में गड़बड़ हुई, और ये क्यों थी, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, 2 लीडर पकड़ लिए ना काले कानून के तहत, उसके लिए विरोध के लिए एक जनसभा थी जिसमें कि हजारों लोग मार दिए। अंग्रेज कहते हैं गलती से उसने थोड़ा डिसीजन गलत ले लिया। अरे गलती से डिसीजन, इतने लोगों को अंधाधुंध मरवाना, गलती से डिसीजन, ठीक है। तो इन्होंने कहा मेरी उपाधियां मुझे नहीं चाहिए अंग्रेजों की दी हुई। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद और राय बहादुर गांधी ने भी अपनी उपाधियां के लो, भैया पकड़ो उपाधि, तुम्हें हमारे लोगों की चिंता नहीं, हमें तुम्हारी उपाधि नहीं चाहिए। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत में जो अली बंधु थे ये गांधी जी के साथ खड़े थे। गांधी जी आए रोहतक जेल में मिलने खिलाफत कैदियों से। इस आंदोलन में सूफी इकबाल और खैर मोहम्मद आदि गिरफ्तार हुए। असहयोग आंदोलन, इसका सबसे बड़ा बीड़ा उठाया था आपके राज्य में लाला लाजपत राय जी ने, पानीपत में बहुत बड़ी बैठक थी। असहयोग आंदोलन के दौरान रोहतक की सभा के अध्यक्ष लाला श्यामलाल थे। चौधरी छोटू राम ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया। मैंने बताया था 16 में चौधरी छोटू राम ने कांग्रेस ज्वाइन की और 20 में छोड़ दी, 4 साल में। क्या बोले, ये क्या मजाक है, स्कूल कॉलेज छोड़ने से अंग्रेज कैसे जाएंगे, सहयोग न करने से अंग्रेज नहीं भागेंगे। और इसी के विपक्ष में 1923 में इन्होंने जमींदारा लीग या जमींदारी लीग बनाई थी, यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। उसी यूनियनिस्ट पार्टी जिसने की जीत हासिल की, लेकिन फिर जिन्ना ने क्या किया, उसका नाम बदल के मुस्लिम लीग, तब इन दोनों की भिड़ंत हुई थी, ठीक है। तो छोटू राम ने इसमें भाग नहीं लिया, बड़े लीडर थे, क्योंकि वे इसके विरोध में थे। पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली अक्टूबर 21 में हरियाणा आए। 15 फरवरी, इंपॉर्टेंट, गांधी जी ने भिवानी में कांग्रेस की सभा को संबोधित किया और रोहतक में आकर वैश्य उच्च विद्यालय की नींव रखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी भिवानी कलानौर आए थे, याद करो, कलानौर भिवानी रोहतक, 15 16 17 लगातार 3 दिन भिवानी कलानौर रोहतक में गांधी जी रहे। वहां राष्ट्रीय स्कूल की नींव रखी, क्योंकि गांधी जी आह्वान कर रहे थे कि ये पढ़ाई लिखाई बंद करवा दो अंग्रेजों की, तो कहाँ पढ़ेंगे, मैं खोलूंगा स्कूल राष्ट्रीय, ये वही है वैश्य उच्च विद्यालय नेशनल लेवल पे रोहतक में। इसी दौरान 1923-24 में, अब छोटू राम जी तो नहीं थे इस बात के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में थे, इसमें नहीं, कांग्रेस छोड़ दी, इसीलिए, ठीक है। 23-24 में छोटू राम ने जमींदारी लीग बनाई, इसीलिए इसी के विपक्ष में। साइमन कमीशन आपको अच्छी तरह पता है, विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठियों से प्रहार, अक्टूबर की घटना है, नवंबर में 17 नवंबर को वो एक्सपायर हो गए। झज्जर की नगर पालिका को साइमन को वापस जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। झज्जर की नगर पालिका, भैया इसको वापस भेजो, इनको थोड़ी शर्म थी। ये तो नवंबर 1927 में इनको कमीशन नियुक्त किया, फरवरी में आ गए, अक्टूबर में घूमते घूमते लाहौर पहुंचे। इतनी चोट लगी लाला जी को, इतने ऊंचे कद था उनका राजनीति में, कि कुछ दिन तड़प के दुखी होके वो एक्सपायर हो गए। साइमन कमीशन के विरोध में 30 जनवरी, ये गलत लिखा है, 30 अक्टूबर कर लेना इसको,
30 अक्टूबर, फरवरी में तो ये आए थे, 30 अक्टूबर 28 को लाला लाजपत राय को लाठियां मारकर घायल कर दिया और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के विरोध में वैद्य लेख राम शर्मा ने, जिसने देखो वो बम बनाया था कि मैं उड़ाऊंगा उसको, लेख राम शर्मा ने क्रांतिकारी यशपाल की मदद के साथ मिलकर रोहतक में बम बनाकर लॉर्ड इरविन, ये डनविल लिखा है, इरविन कर लेना, की गाड़ी पर फेंका, परंतु वो बच गया। लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी बिल्कुल असहज थे, उनको लग रहा था कैसे बस मार दें हम इनको। लॉर्ड इरविन क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का मुखिया था ना यहाँ पे, तो इसकी बग्गी में बम फेंकूंगा, और बम बनाया वैद्य लेखराम ने, रोहतक में बम बनाया, दिल्ली में बग्गी में बम फेंकने के लिए, ठीक है, लेकिन बच गया वो। इसी दौरान अर्जुन लाल रेड्डी ने रोहतक में विकास और ये किसान होना चाहिए, विकास नहीं, किसान और मजदूर सम्मेलन रखा, पंडित नेहरू भी उपस्थित हुए, ठीक है। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा, नमक कानून तोड़ा था ना। 12 मार्च 30 को गांधी जी द्वारा दांडी मार्च यात्रा की गई। 78 अनुयायियों में से एक अंबाला के लाला सूरजभान थे, याद करो, पढ़ाया था अभी दोपहर की क्लास में, सूरजभान बहुत इंपॉर्टेंट। 78 लोग पीछे पीछे चले, जिनमें से एक थे लाला सूरजभान, इंपॉर्टेंट है ये। कहां से गए थे? अंबाला से। तो हरियाणा से कांग्रेस की पहली बैठक में कौन गया था? राय बहादुर लाला मुरलीधर, 72 में से एक था। और अब गांधी के पीछे चलने वाले 78 में से एक का नाम क्या था? सूरजभान, लाला सूरजभान, वो भी लाला, ये भी, यानी अमीर अच्छे घर के आदमी थे ये अंबाला से थे, ठीक है। नेक्स्ट 1930 में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में लाला दुलीचंद की बेटियां, बताया था ना, विद्यावती, यशोदा, ये लड़कियां थी इनकी, जमुना या यमुना, यशोदा, विद्यावती, जमुना, किसकी बेटियां? लाला दुलीचंद की। 1930 में महिलाएं एक्टिव थी, 20 वाले में महिलाएं एक्टिव नहीं थी, सविनय अवज्ञा में आई थी औरतें, नमक कानून वाले में, उससे पहले महिलाएं इतनी एक्टिव नहीं थी। मैप में कुछ नहीं है, जो आपको मैंने पढ़ा रखा है वही चीजें हैं ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरियाणा के लोगों ने टैक्स मत दो अभियान चलाया। प्रांतीय सरकारें और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रांतीय सरकारें जो अभी पढ़ा के आई हूं मैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 11 प्रांतों, उससे पहले 11 प्रांतों में इलेक्शन हुए, 8 में कांग्रेस जीती, 3 में जिनमें नहीं जीत पाई, सिंध था जहां पाकिस्तान का इलाका था, पंजाब था जिसमें पाकिस्तान का पंजाब भी था, एक बंगाल जो आज बांग्लादेश है, तो तीनों में बननी ही नहीं थी। यूनियनिस्ट पार्टी जीती अपनी तरफ। 35 के भारत शासन अधिनियम के तहत 37 में चुनाव संपन्न हुए। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, ये कह के कि भैया हमसे पूछा ही नहीं, कैसी सरकार, क्या फायदा ऐसी सरकार का जब हमसे तुम पूछते ही नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, हमने इस्तीफा दे दिया। इस बात से बहुत खुश हुई थी मुस्लिम लीग, उन्होंने इसको आजादी दिवस रूप में, आजादी मतलब कांग्रेस से आजादी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी 1923 में बनाई थी ना, फजली हुसैन के साथ अपने छोटू राम जी ने, किस सरकार बनी, इन्होंने नहीं छोड़ी सरकार। यूनियनिस्ट पार्टी 23 में फजल अली और छोटू राम द्वारा स्थापित की गई। यूनियनिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण नेता सिकंदर हयात भी थे, ये पेपर में आ जाएगा। सिकंदर हयात किस पार्टी के? यूनियनिस्ट पार्टी। बनाई किसने? फजली हुसैन सर छोटू राम ने 1923 में। जब ये क्यों गुस्से में आए थे छोटू राम? असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस कब ज्वाइन की थी? 16 में, 20 में त्याग कर दिया, 23 में पार्टी बना ली, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत की मुख्यतः सभी पार्टियों ने इस्तीफा दे दिया, पर मुस्लिम लीग ये क्यों देती इस्तीफा? ये तो खुश थी। मद्रास जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी जो आपके हरियाणा पंजाब में थी, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और 11 में से 8 में कांग्रेस थी, 8 खाली हुए, ये 3 भरे रहे, ठीक है। देशी प्रजामंडल रियासतों के आंदोलन, आपके यहाँ छोटे छोटे देसी प्रजामंडल समझ गए ना, जो आपके लोकल देसी राजा थे ना, इनकी जनता ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जो मैं पूरा पढ़ा के आई हूँ। अभी आपको पढ़ा है नाभा वाला, अभी आपको पढ़ा है पटियाला वाला, पटौदी वाला, लोहारू वाला, वही सेम चीजें हैं। पंजाब हरियाणा की तरफ से चौधरी टीकाराम संसदीय सचिव बने। रियासत आंदोलन के दौरान लोहारू रियासत, अभी पढ़ रहे थे हम, अमीनुद्दीन अहमद ने सिहानी गांव की भीड़ पर अंधाधुंध, सेम बात पढ़ी थी, इसे सियासी हत्याकांड कहा जाता है, जानबूझ के किया गया। पटौदी रियासत भी पढ़ा आपने। आंदोलनकारियों के नेता गौरी शंकर वैद्य जेल में भेज दिए ना, फिर कांग्रेस का लीडर आया, गजानंद नाम था उनका। जींद रियासत का नेता हीरा सिंह चिनारिया ने किया। 46 का चुनाव और स्वतंत्रता प्राप्ति। 46 के चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी की बहुत बुरी तरह से बैंड बज गई थी, और वो बहुत थोड़ी सी सिमट के 20 सीटों पर रह गई, उससे तो कई गुना ज्यादा कांग्रेस थी, 51 सीटें ले गई। तो इसलिए कांग्रेस, अकाली दल और यूनियनिस्ट पार्टी इकट्ठी हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग टक्कर में थी। 175 सीटें थी और 88 सीट लेनी थी अगर आपको पार्टी बनानी, मतलब सत्ता में आना, तो फिर कईयों को हाथ पकड़ना पड़ा। 46 के चुनाव तक यूनियनिस्ट पार्टी कमजोर हो गई थी और इसकी कुल 20 सीटें थी। कांग्रेस ने अकाली दल के साथ मिलकर सरकार, 3 इकट्ठे थे, कांग्रेस, अकाली दल और आपकी यूनियनिस्ट। ये यूनियनिस्ट कांग्रेस से ही तो अलग होकर बनाई थी सर छोटू राम ने, फिर इकट्ठे हो गए। कांग्रेस के नेता लहरी सिंह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लहरी सिंह। 46 की आजादी की लड़ाई, ये जो चुनाव थे ना, इसमें लहरी सिंह। मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान, जो कि कौन बनेगा?
लियाकत अली खान पाकिस्तान का पहला पीएम बनेगा। आपके करनाल हरियाणा का है ये लियाकत अली खान। कुछ अन्य तथ्य, ये सब मैंने पढ़ा दिया, सिर्फ रिवीजन। विशंभर दयाल शर्मा ने झज्जर में भारत प्रताप नामक उर्दू समाचार पत्र निकाला। दीनदयाल शर्मा जी ने मथुरा अखबार उर्दू में प्रकाशित किया। दीनदयाल शर्मा वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं। रोहतक में आर्य समाज की स्थापना 1883 में हुई, बहुत लेट हुई। 1880 में रेवाड़ी में हो गई थी, फिर उसके बाद रोहतक, फिर तो पूरे हरियाणा में हो गई। 1871 में अंबाला आए थे वैसे वो, लेकिन तब वो फेमस नहीं थे। 75 में फेमस हुए, फिर आके रेवाड़ी में पहले गौशाला, फिर आर्य समाज। ठीक है, और रेवाड़ी के आर्य समाज का सचिव कौन बनाया, सेक्रेटरी, क्योंकि वो तो चले गए। कौन? दयानंद सरस्वती जी। तो हिसार में जो कर्म भूमि बना के बैठे थे वो बने, यानी लाला जी। ठीक है, इसके बाद है आर्य समाज के प्रमुख भक्त फूल सिंह थे, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय वाले, स्वामी स्वतंत्रानंद थे, और आचार्य भगवान देव। समाल का आंदोलन, ये समाल लेखा लिखा है, समाल का कर लेना, पानीपत वाला। पहले विश्व युद्ध में फौजियों को मांस प्रदान करने हेतु समालका में विद्रोह हुआ। फौजियों को खाने में मांस मिला तो खाना, भाई बहुत सारे हिंदू थे, ब्राह्मण थे, विद्रोह कर दिया। इसके विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व फूल सिंह ने किया। ठीक है, मोठ आंदोलन, ये छोटे आंदोलन है, भक्त फूल सिंह ने प्रारंभ किया। फूल सिंह अकेले ही सारे आंदोलन करते थे। भक्त फूल सिंह जो थे ना, वो अंग्रेजी राज की गलत नीतियों के तुरंत खिलाफ खड़े होते थे। इनका मर्डर ही तो हुआ था, एक मुस्लिम ने किया था। तो ये सारे अकेले करते थे, इसलिए उन्हें एक बाहु रेजिमेंट, मतलब सिंगल हैंडेड रेजिमेंट, अकेला सारी रेजिमेंट को संभाल लेगा, अकेला रेजिमेंट है। किसके लिए कहा? भक्त फूल सिंह के लिए। कौन सा इन्होंने चलाया? मोठ आंदोलन। अकेले आंदोलन के लीडर हुआ करते थे, पीछे जनता अपने आप चलती, तो एक बाहु रेजिमेंट पेपल में आ जाएगा। कौन? तो फूल सिंह थे। कुंडली में बूचड़ खाना चलता था, जहां गाय भैंस काटी जाती थी, इनका मांस बिकता था, बंद करवा दिया। कुंडली हरियाणा, सोनीपत, दिल्ली के रास्ते वाला कुंडली बूचड़ खाना मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल ने 28 फरवरी को बंद। इसके लिए पुराने टाइम से लड़ाई चल रही थी, बहुत जद्दोजहद, ना जाने कितने लोगों ने एक तरह से अपनी जान गंवाई इस बूचड़ खाने को बंद करवाने के लिए। हरियाणा में महात्मा गांधी, आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता चल गया होगा, हरियाणा में महात्मा गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी हुई है। और महात्मा गांधी जो है अपने यहाँ खिलाफत आंदोलन में आए, सहयोग में आए। 1921 तक गांधी जी लगातार आए हैं, 19 में, 20 में, 21 में। फिर गांधी जी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं कि भैया मैं देश को भी देख लूं। फिर यहाँ आए 47 में, जब पाकिस्तान अलग हो गया, मुस्लिम जा रहे थे, तो फिर उनको रोकने के लिए मेवात भी आए, पानीपत भी आए। ठीक है, वही सारे पॉइंट्स, रिवीजन एक साथ है बस। हरियाणा में महात्मा गांधी, अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी बंबई से दिल्ली और पंजाब हरियाणा के दौरे पर रवाना हुए। गांधी जी को पलवल, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेशन पर 10 अप्रैल, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 10 अप्रैल 19 को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी गांधी जी की पूरे भारत में पहली गिरफ्तारी थी। 10 अप्रैल को गांधी जी पूरे भारत में सबसे पहली बार गिरफ्तार हुए। 1915 में आए थे जनवरी में, और पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल को हमारे यहाँ पलवल, कुछ नहीं था, पकड़ के दूसरे स्टेशन पे बैठा दिए। खिलाफत आंदोलन के दौरान रोहतक जेल में कैद खिलाफत बंदियों से मिलने महात्मा गांधी और अली बंधु, मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु कहलाते ना, ये आए थे। यानी रोहतक जेल में कैदियों से मिलने आए जिनको खिलाफत के दौरान अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। उससे पहले पलवल में गिरफ्तार हो चुके। 22 अक्टूबर 1920, अब लगातार आएंगे, अक्टूबर में, फरवरी में लगातार आएंगे। 22 अक्टूबर 1920 को गांधी जी भिवानी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भिवानी में पहली अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस में, अंबाला में पहली शाखा बनी थी ना, फिर एक डिवीजन बना दिया, तो अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक कहाँ हुई है? भिवानी में। इसमें आएंगे गांधी जी, बहुत इंपॉर्टेंट, में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। इसके प्रधान लाला मुरलीधर थे। ये वही मुरलीधर है जिसने कांग्रेस में पहली शाखा अंबाला में खुलवाई। तो अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक कहाँ रखी गई? भिवानी में। जिसके हेड कौन थे? जिसने शाखा खोली थी? तो लाला मुरलीधर। यहाँ गांधी जी ने पहली बार अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था कि अंग्रेज सरकार शैतान सरकार है और उसको अगर हमने ठीक से नहीं संभाला तो ये नुकसान करेगी। कहाँ पे? भिवानी में। ये अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस को मुख्य अतिथि तो गांधी हैं, लेकिन मैनेज किसने किया? लाला मुरलीधर ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान सरकार कहाँ बोला? भिवानी में। फिर आगे देखो, आगे कहते हैं 15 फरवरी 1921, अभी तो अक्टूबर चल रहा था, अक्टूबर में तो आए थे, ये देखो अक्टूबर, और अब फरवरी में, तो यानी कुछ महीने के अंदर दोबारा आ गए। 15 फरवरी 21, पहले 20 था, को भिवानी में, पहले भी भिवानी, दोबारा भी, लेकिन अब लाला लाजपत राय अध्यक्षता करेंगे। पहले कौन था? लाला मुरलीधर। भिवानी में हरियाणा रूरल कॉन्फ्रेंस, पहले अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस थी, अब हरियाणा रूरल कॉन्फ्रेंस है, पहले अंबाला वाले के उसमें था, अब ग्रामीण। गांधी फिर से आए, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। यानी गांधी जी 2 बार भिवानी आ गए लगातार में। एक आए थे अक्टूबर में 1920 में, और अब फरवरी 1922 में। दोनों बार में अध्यक्ष गांधी जी तो मेन
आदमी है अध्यक्ष, पहले लाला मुरलीधर, क्योंकि अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता वो कर रहे थे, और दूसरी बार में लाला लाजपत राय जी रूरल कॉन्फ्रेंस थी। ये दोनों बार में मेन आदमी गांधी जी। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ना, आधे चकराएंगे, पूछेंगे अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस के समय जब गांधी जी मुख्य अतिथि थे तो अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो आधे टिक कर देंगे लाला लाजपत राय। नहीं, अंबाला डिविजनल वाले टाइम पे मुरलीधर जी, और रूरल वाले टाइम पे लाला लाजपत राय। फरवरी 21 में गांधी जी मौलाना आजाद के साथ रामलीला मैदान रोहतक में आए। सेम एक एक दिन का दौरा था ये, 15, 16, 17 तारीख का दौरा था। ठीक है, तो रोहतक में आए, अभी भिवानी था, अब रोहतक। यहाँ उन्होंने वैश्य नेशनल स्कूल, लिख देना बीच में, वैश्य नेशनल स्कूल की नींव रखी, क्योंकि इस टाइम पे गांधी जी कह रहे थे अंग्रेजों के स्कूलों में मत जाओ, तो अपने स्कूल खोलो, इसलिए नींव रखी। वैश्य स्कूल की इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कहाँ आए थे ये? रोहतक में वैश्य स्कूल की नींव रखी। इस समय जाट स्कूल के प्रबंधक मातूराम और चौधरी बलदेव वहाँ के हेड मास्टर थे। तो जैसे स्कूल में मास्टर थे ना, तो राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा स्टेप गांधी ने उठाया, बहुत बड़ा स्टेप। भिवानी में आए हैं, कलानौर में आए हैं, रोहतक में। वैश्य हाई स्कूल की नींव कहाँ रखी है? रोहतक में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ के हेडमास्टर बलदेव थे। ठीक है, मार्च 1921 अब गांधी जी अंबाला भी आए हैं, यानी फरवरी में ये यात्रा कर रहे थे भिवानी की, रोहतक की, कलानौर की, और मार्च में ये यात्रा कर रहे हैं अंबाला की। ठीक है, तो देखो सीरीज याद रखना। ये गांधी जी 15 में भारत आए, कभी गिरफ्तार नहीं हुए। 19 में 10 अप्रैल को पहली बार आपके यहाँ पलवल में गिरफ्तार हुए, माने नहीं। 20 में रोहतक आए कैदियों से मिलने, खिलाफत। 21 में इन्होंने फिर 20 में ही अक्टूबर में भिवानी आए, फिर 21 के फरवरी में भिवानी आए, कलानौर आए और रोहतक आए। अब फिर 21 में ही इन्होंने मार्च में अंबाला। ठीक है, तो फरवरी और मार्च अंबाला। इसके बाद ये थोड़े से रुके कि भाई अब देश भी तो है, पूरा हरियाणा में थोड़ी घूमते रहेंगे। गांधी जी 9 दिसंबर, अब देखो आजादी के बाद आए, अगस्त के बाद दिसंबर आजादी। 47 को मौलाना लका उल्ला खान, ये बड़ा लीडर, मैंने दोपहर में पढ़ाया था, के कहने पर पानीपत आए और मुसलमानों को पानीपत न छोड़ने के लिए कहा। उसी दिन मेवात में भी गए। तो एक ही दिन 9 दिसंबर को मेवात में यासीन खान, याद करो, लका उल्ला खान, यासीन खान, दोनों बड़े लीडर हैं मुसलमानों के। गांधी जी ने दिसंबर 1947 को रोहतक आकर, दोबारा भी आए रोहतक में, मुसलमानों से पाकिस्तान न जाने का आह्वान किया। तो रोहतक में आए कि मत जाओ, पानीपत में आए, और इसमें आए, क्या नाम है इसका, मेवात। मेवात और पानीपत तो बाहुल्य इलाके थे। ठीक है, इसके बाद 9 दिसंबर सेम डे, देखो ये रहे 9 दिसंबर, यहाँ कब आए थे, किसके में, पानीपत ना। अब सेम डे में ही मोहम्मद यासीन खान, ये कौन था, लकाउल्ला खान, इसने पानीपत बुलाए, इसने मेवात। यासीन खान के कहने पर गांधी जी मेवात आए और उन मेव लोगों को यहाँ रहने की सलाह दी। यानी मेवात और पानीपत, जहाँ ज्यादा लोग थे ना, वहां गए कि भाई मत जाओ, यहाँ तुम सेफ हो। और रोहतक में भी कहा कि पूरे देश इससे जा रहे हो तो मत जाओ। ठीक है, 30 जनवरी को गांधी जी का मर्डर, गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर, जिसको अंबाला जेल में रखा गया, वहीं पे इसको फांसी दी गई। नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949, गांधी जी का मर्डर सामने स्पष्ट, वो कह रहा है मैंने मारा, तब भी केस चला, उस केस को चलने में 1.5 साल लगा, और तब जाके 15 नवंबर, मर्डर हुआ है 30 जनवरी को, 2 साल पूरे होने वाले हैं। नवंबर का भी आप लगा लो, आधा चला गया, और 2.5 महीने बाद 2 साल पुराना केस हो जाता, 50 आ जाता। तो 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। तब आपका हाई कोर्ट दिल्ली में नहीं था, दिल्ली का हाई कोर्ट तो लेट बना, तो आपका हाई कोर्ट शिमला हाई कोर्ट था, जहां सुनवाई होती थी, और रखा कहाँ था, अंबाला में। पंजाब के पहले सीएम बने गोपी चंद्र भार्गव। भार्गव के बाद सच्चर आया, जिनके नाम का फॉर्मूला है सच्चर फॉर्मूला, 1 अक्टूबर 1949 का। तो पहला सीएम कौन था आपका, गोपी चंद्र भार्गव। से मिलने दिसंबर 47 को गांधी जी सोहना आए, और इससे पहले पानीपत में भार्गव को अच्छे नेता हो, अच्छे प्रशासक बनो, ये सीख दी थी कि भार्गव जी ऐसे इतना आसान नहीं है, आप नेता बेशक अच्छे होंगे, लेकिन आप अच्छे प्रशासक तब बनेंगे जब ये मुसलमान वहां जाने से रुकेंगे। क्योंकि गांधी जी को यात्राएं करनी पड़ी ना, पानीपत आना पड़ा, लकाउल्ला खान ने बुलाया, यासीन खान, मोहम्मद यासीन खान ने मेवात में बुलाया, खुद रोहतक आए। यानी इन्होंने कहा कि भैया तुम सीएम तो बन गए इस पूरे एरिया के, लेकिन अच्छे प्रशासक बनो, ये सब तुम्हारे यहाँ सेफ फील करें। किसको ये सीख दी थी इन्होंने, गोपी चंद्र भार्गव को। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट। एक दो क्वेश्चन, एक आइडिया ताकि तुम खुद कर लो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी संधि के तहत हरियाणा को मराठों से लिया, सुरजी अंजनगांव, देखो ये लिखा सुरजी अंजनगांव। ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिम यूपी का अंग कब बनाया गया, 1833 में, ये रहा।
ठीक है। अजीत सिंह कौन सी रियासत का था? लाडवा का था। हरियाणा में सन 57 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? अंबाला कैंट से हुई। 57 के आंदोलन के दौरान विलियम फोर्ड ने कहाँ रोका था? गुड़गांव में ना। ये क्या नाम था इसका? बिजवासन में। जाटों ने उनको भगा दिया था, तो गुड़गांव में। इस तरह के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। लाइट इन्फेंट्री वाला मैंने बताया था, HHS है ये। हरियाणा ये हिसार, हांसी और सिरसा। 57 की क्रांति के समय क्षेत्रों और उनको सुमेल करो। 57 की क्रांति परसों कल परसों वाले एग्जाम में भी आई हुई थी। इनको पढ़ के जाना, सारों को सब पढ़ाया हुआ है तुम्हें। ठीक है, ठीक है। तो ये बस कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। क्वेश्चन आंसर्स आप खुद कर लेना, ये सब आपको आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हरियाणा के एग्जाम्स के लिए। हरियाणा में भारत का स्वाधीनता संग्राम। उम्मीद करती हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आपने कल परसों अगर एग्जाम देखा होगा, नहीं पेपर दिया तब भी एग्जाम देखा जा सकता है, यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं और देख लेना। तो ये क्रांति बिजली की परियोजनाएं जो मैंने तुम्हें कराई, जो मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार पढ़ा रही थी ना पिछले हफ्ते, वो सब कुछ आया हुआ था। ये भी उन्हीं टॉपिक्स में कवर है, ये भी बहुत बार आता है। तो अब हरियाणा हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको करा दिया। आज मैं किताब देख रही थी तो मुझे सच में सर्च करना पड़ रहा था कि अब मैं क्या कवर करूं। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जिसको हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। रह गई अभी भी कुछ परसेंट चीजें, उनको मैं कराऊंगी। लेकिन अब छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें कि आपको कोई बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, हिस्ट्री का मैंने मॉडर्न पढ़ा दिया, ये मॉडर्न हिस्ट्री थी हरियाणा की। अब मेडिएवल हिस्ट्री कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए, कल कोशिश करूंगी दोनों टॉपिक मेडिएवल के कंप्लीट हो जाएं। आज मेरी क्लास इतनी ही रहेगी क्योंकि मेडिएवल आज ही पढ़ाऊंगी तो सब चीजें दिमाग में मिक्स हो जाएंगी। थैंक यू, गुड नाइट। खूब पढ़ो मन से, मार्च में पेपर होने की पूरी उम्मीद रहेगी और मैं कोशिश करूंगी जनवरी में ही पूरा सिलेबस। इनफैक्ट बहुत कम, आज मुझे ढूंढना पड़ रहा था कि क्या इंपॉर्टेंट रह गया जो मैं पढ़ाऊं। अब जो टॉपिक है ना, ये जल्दी कवर होंगे। थैंक यू, गुड नाइट।